So in the chapter force and laws of motion, we have already discussed about the first law of motion. हमने कहा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट टेल्स अस अबाउट a very specific property of a moving object, that is or an object at rest, that is inertia. हम इसको law of inertia भी बोलते हैं. And first law of motion क्या बोलता है कि if an object is moving with a constant velocity, if an object is at rest, it stays at rest, or if it is moving with a constant velocity, it will keep on moving with the same velocity until unless some external unbalanced force is applied on it. कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, किसी जगह पे रखा हुआ है, तो वो उसी पोजीशन पे रहेगा. अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है, तो वो उसी स्पीड से चलते रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए. ठीक, इसका मतलब हमने दूसरे तरीके से यूँ समझा कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ दिख रहा है, मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, या एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स F अप्लाइड ऑन इट इज़ ज़ीरो. या अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है. यहाँ पे हमने ये चीज़ क्लियर की थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, समझो आप साइकिल चला रहे हो या आप कोई कार ड्राइव कर रहे हो, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो इसका ये नहीं मतलब, हम ये नहीं कह रहे कि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा. हम कह रहे हैं कि उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए अप्लाइड फोर्स है, जो किसी साइकिल पर हम पैडल्स के थ्रू लगाते हैं, और या फिर किसी कार पर वो जो कि कार के इंजन के थ्रू हम उस पर फोर्स लगाते हैं. वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव कर रहा है. ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली एक फ्रिक्शन होता है जो कि सरफेस ऑफर करता है. इन द ऑपोजिट डायरेक्शन हवा है, तो वो हवा भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफर करती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होता है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस हैं. इन्होंने एक दूसरे को इस तरह से बैलेंस कर दिया है कि नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है. हाँ, दीज टू आर द बैलेंस फोर्सेस विच आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड आर एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. एक ही ऑब्जेक्ट पर, कार पर लगने वाले दो फोर्सेस, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो कि फ्रिक्शन है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं. और हमने पढ़ा था कि बैलेंस्ड फोर्सेस कभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, अगर बैलेंस फोर्सेस हैं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. अगर किसी रेस्ट पर रखे हुए किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर अगर दो फोर्सेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस लग रहे हैं, हाँ, तो वो दोनों अगर बैलेंस फोर्सेस हैं, तो फिर उन फोर्सेस की वजह से, बैलेंस फोर्सेस की वजह से ये ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं करेगा, अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा, ये रुका रहेगा. या अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा. इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो व्हाट इज इनर्शिया? हमने कहा कि इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं. तो व्हाट इज इनर्शिया? हम कह रहे थे कि इनर्शिया जो है, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अपोज a change in its state of rest or state of motion. उसकी state of rest या state of motion में अगर आप कोई भी change करने की कोशिश करोगे, तो this inertia is the inherent property of that object to oppose that change. हाँ, inherent property मतलब उसकी internal property जो उसके अंदर ही है. हाँ, ऐसी प्रॉपर्टी जो उसकी पोजीशन में होने वाले, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले किसी भी चेंज को अपोज करती है. हाँ, और इनर्शिया का मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक्चुअली
मास होता है, मतलब जितना ज़्यादा मास इज़ द नेट कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज एग्जांपल्स के साथ में। उस दिन हमने बात की थी इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है टू अपोज अ चेंज इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा है, हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा ज़्यादा है? हम उसका मास देख लेंगे, हाँ, कि अच्छा ये 5 kg का, ये 100 kg का, ये 1000 kg का, ये 2 kg का, ये 4 kg का। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया इन यूनिट ऑफ मास, एंड मास इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ इनर्शिया। इसको हम सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा टेंडेंसी टू अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन होगी। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इनर्शिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, हाँ, किसी सर्टेन वेलोसिटी से चल रहा है, किसी सर्टेन स्पीड से किसी सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता। हाँ, तो इनर्शिया जो है, दैट इनर्शिया ऑफ मोशन दैट कैन बी डिफाइंड एज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ an object to oppose any change in its state of motion is known as inertia of motion. Similarly, inertia of rest, we can say that inertia of rest is the inherent property of an object to oppose any change in its state of rest. वो रुका हुआ है, आप उसे धक्का देने की कोशिश करोगे, अगर उसका इनर्शिया ज़्यादा है मतलब उसका मास ज़्यादा है, मतलब अगर वो भारी है तो आपको तकलीफ़ आएगी उसे हिलाने में। ट्रक का एग्जांपल लिया था हमने कि ट्रक को धक्का दे के हिलाना इजी नहीं है। आप वैसे किसी साइकिल को उठा करके साइड में रख सकते हो, आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, रास्ते में ट्रक खड़ा हुआ है, यू कैन डू एनीथिंग, यू विल हैव टू रिक्वेस्ट द ड्राइवर कि हटा ले भाई। लेकिन साइकिल खड़ी हुई है रास्ते में, आड़ी आड़ी आप उठा के साइड में रख लोगे, निकल जाओगे, है ना। तो ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा है, ट्रक का मास ज़्यादा है, वो भारी है, वो नहीं हिलेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो इसके। हाँ, एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि समझो अर्थ आपको अपनी तरफ खींचती है। हाँ, अर्थ आपको क्योंकि अपनी तरफ खींचती है बाय अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। आप अर्थ पर खड़े हुए नहीं हो, किसी हाइट पर हो, वहाँ से जंप करोगे नीचे गिरोगे, ऊपर नहीं चले जाओगे, नीचे गिरोगे, अर्थ विल ब्रिंग यू डाउन, वो आपको खींचेगी। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स जो अर्थ का है, इसकी वजह से हम नीचे आते हैं। हाँ, और हम ये देखते हैं कि ग्रेविटेशन का जो एग्जाम्पल हमारा जो हमें जो वो भी न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ऑल दी ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन अट्रैक्टिंग ईच अदर बाय सम फोर्स एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विद यूनिवर्सल रेंज बट मिनिमम मैग्नीट्यूड। बहुत छोटा कमज़ोर फोर्स है। तो दो ऑब्जेक्ट छोटे छोटे अगर एक दूसरे के पास रखे हुए हों तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे होंगे, लेकिन वो पता नहीं चलेगा, वो क्लिंच नहीं हो जाएंगे, आपस में चिपक नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फोर्स बड़ा वीक है। क्यों वीक है ये हम ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये देखें कि अर्थ और हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अर्थ का साइज़ और अर्थ का मास एज़ कम्पेयर टू आर साइज एंड आर मास is huge and there is no comparison whatsoever। आपका साइज़ और अर्थ के साइज़ में कोई कंपैरिजन हो सकता है कि आप बहुत छोटे हो उसके सामने, है ना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए।
हाँ, लेकिन न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे, मतलब अर्थ आपको जिस फोर्स से खींच रहा है आप भी अर्थ को उसी फोर्स से खींच रहे हो। तो अगर अर्थ हमको अपनी तरफ खींच सकती है तो क्या हम भी अर्थ को उसी तरह से खींच सकते हैं? एक बात है फोर्स लगाना और एक बात है चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, समझो मैं ऐसे जंप करता हूँ, मैंने जंप किया और मैं वापस अर्थ पे गिर गया। अब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मैं भी अर्थ को उसी फोर्स से खींच रहा था तो अर्थ उछल के क्यों नहीं आ गई मेरे पीछे? हाँ, आप बोलोगे यार ये कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, अर्थ कभी ऐसे उछल के आती है क्या? अर्थ क्या एक पत्थर भी उछल के नहीं आएगा अगर हम उस पत्थर के ऊपर खड़े होकर के उछल जाएंगे तो सवाल यह है कि अर्थ क्यों नहीं उछल के पीछे पीछे आ गई, हम ही क्यों ऊपर गए और हम ही नीचे आए? अर्थ ने हमको खींचा, हमने अर्थ को खींचा, अर्थ ने हमको खींचा, हम नीचे गिर गए, हमने अर्थ को खींचा, अर्थ तो ऊपर नहीं आई। कैन यू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ इनर्शिया? पॉज दिस वीडियो एंड थिंक फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए सोचो, आपके दिमाग में ये बात अपने आप आती है क्या? देन आई विल एक्सप्लेन दिस। तो आपका 1 मिनट अगर हो गया है और आपने इसके बारे में सोच लिया है और सही सोचा है तो वो आपको पता चल जाएगा हमारा एक्सप्लेनेशन कि जब हम जंप करते हैं और अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं तो फोर्स तो हम उतना ही लगाते हैं जितना अर्थ हम पे लगाती है, लेकिन हमारा मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर हमारा मास किलोग्राम में, समझो किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का मास है 15 kg, 20 kg किलोग्राम, हाँ, तो अर्थ का मास जो है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, बहुत ज़्यादा है। कोई कंपैरिजन है क्या? कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, एक 10 kg के ऑब्जेक्ट का 6 × 10⁻24 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट से कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या? हमें खैर कोई कंपैरिजन नहीं करना, हम तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मास इतना कम है, हमारा मास 100 kg भी होता और 1000 kg भी होता तो भी हमारा मास इतना नहीं है कि हम किसी भी तरह से अर्थ को अफेक्ट कर दें। हमारा अगर मास कम है तो हमारा क्या कम है? हमारा इनर्शिया कम है। अगर अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो अर्थ का क्या ज़्यादा है? अर्थ का इनर्शिया ज़्यादा है, मतलब अर्थ का टेंडेंसी टू अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ज़्यादा है या स्टेट ऑफ मोशन ज़्यादा है। हम धक्का लगा के अर्थ को अपने जिस पाथ पे, जिस ऑर्बिट पे वो घूम रही है, हम उससे हटा नहीं सकते कि 10 बंदे इकट्ठे हो गए कि चलो यार आज तो अर्थ को ऐसा धक्का लगाओ कि वो उधर थोड़ा दूर हो जाए, तो गर्मी बहुत पड़ रही है, ठंड हो जाएगी, सन से दूर कर दो इसको धक्का देके। इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। क्यों? उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। इनर्शिया ज़्यादा रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपोज करेगा टू एनी चेंज, एनी एफर्ट टू चेंज इट्स पोजीशन, वट एवर इट इज़ द पोजीशन ऑफ मोशन और पोजीशन ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते रहना चाहता है तो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहता है until unless some external unbalanced force is applied on it। हम कहते हैं कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसी ऑब्जेक्ट का वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने डायरेक्शन में होने वाले किसी भी चेंज को अपोज करता है। जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी में चलता रहेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो हमको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, अभी हमको क्या दिख रहा है? ये जैसे हमको दिख रहा है कि ये एक सिटी बस है। हाँ, इस बस में ये अंकल जी खड़े हुए दिख रहे हैं हमको। हाँ, क्या हुआ? जैसे बस चली इनको पीछे की तरफ धक्का लगा। हाँ, पीछे धक्का लगा। क्यों धक्का लगा? क्या देखा आपने कि ये जो हैं ये पीछे हटते हैं जैसे बस आगे चलती है। आपको ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा कि जैसे बस आगे की तरफ चलती है
ये पीछे की तरफ जाते हैं, गिरते गिरते बचते हैं। अगर इन्होंने ये पकड़ा हुआ नहीं होता तो ये पीछे शायद डिसबैलेंस होकर के गिर जाते, है ना। फिर ये पिटाई कर देती इनकी, हाँ, खड़ा नहीं होना आता क्या, नॉनसेंस, ऐसा बोल के। ये पकड़ा इन्होंने ऐसा, इसलिए गिरे नहीं, लेकिन पीछे धक्का तो लगा। क्यों धक्का लगा? द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, हाँ, विच इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देखो इनके केवल पैर, जो कि जिसको हम कहते हैं ना फीट, देयर सोल ओनली आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। तो जब बस चली एकदम से तो लोअर पार्ट आगे चला, बट अपर पार्ट इज स्टिल शोइंग द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हाँ, वो अभी भी रुका हुआ रहना चाहता है, तो वो तो अपनी जगह पे रहा, नीचे वाली चीज आगे चली गई, ये पीछे गिरते गिरते बचे। हाँ, दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये सारी चीजें जो ये लटक रही है, ये भी पीछे ऐसा लगा कि ये पीछे गिर जाएंगे। जैसे बस चलती है सब हिलता है, प्रैक्टिकल बात है। समझो, आप अगर बाइक पे बैठे हो, हाथ छोड़ के, और किसी ने बाइक चला दी एकदम से, तो हो सकता है आप गिर जाओ नीचे। खास करके आप वैसे बैठते हैं ना लड़कियों की तरह, एक तरफ पैर लटका के, और फिर किसी ने चला दी तो एकदम गिर जाएंगे। बाइक चली गई आगे, बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज एट रेस्ट। लोअर पार्ट विच वॉज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बाइक विल मूव विद द बाइक, लीविंग दिस पार्ट एट रेस्ट। तो हम गिर सकते हैं, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, जैसे बस आगे गई, इनके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ने इनर्शिया ऑफ रेस्ट शो किया। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच वॉज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बस moved with the bus like this, but this part stayed there showing inertia of rest. बोलो, बात समझ में आती है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉल, हमको दिख रही है, हाँ, यहाँ पे हमें एक बॉल दिख रही है जो कि इस वुडन स्ट्रक्चर पे रखी हुई थी। तेजी से इसको अगर हटा लिया जाए तो वी आर एक्चुअली अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस वुडन पार्ट ओनली, वी आर नॉट टचिंग द बॉल, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, एंड इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स द बॉल स्टेज एट रेस्ट शोइंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉल इज शोइंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आप जब इस चीज को हटा दोगे यहां से तो क्या हो जाएगा? जैसे ही आप इसे हटाओगे ये बॉल यहीं गिर जाएगी, लाइक दिस। हाँ, बॉल इज शोइंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरह की चीज एक गेम होता है हमारा, कॉइन के साथ भी हम करते हैं। अब ये देखो कि ये बस जो है ये चल रही है और डायरेक्शन बदल रही है, जिगजैग मुड़ रही है रोड के साथ में। अंदर खड़े हुए बंदे पे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, व्हेन इट टर्न्स, हाँ, जब वो टर्न लेती है तो क्या फ़र्क पड़ा इन पे? देखो, ये यहाँ से आई, यूँ मुड़ी, वो उधर चले गए। क्या हो रहा है इधर? व्हेन दिस बस टेक्स अ टर्न, then the object inside it is still moving in the same direction, showing inertia of direction. वो उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगा, बस तो चली गई उधर और ये उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं, तो inertia of direction शो करता है इनका upper part of the body, the lower part which is in direct contact with the floor of the bus turns with the bus at a sharp turn. सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और देखते हैं व्हाट एल्स। तो बस के टर्न लेने पर ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। आप रस्सी से बांध के किसी चीज़ को घुमाते हो तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन टेंजेंट की तरफ होता है। नाउ दिस इज व्हाट, यहाँ पे आपने क्या देखा?
इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी हम एनिमेटेड देखते हैं, फिर आगे दूसरे तरह के एनिमेशन देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या हुआ, inertia of motion, the upper part of the body which was not in contact with the bus was moving. Suppose bus was moving with a certain velocity 60 kilometer per hour. 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लग गए। ब्रेक लग गए तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बस था वो तुरंत रुक गया, ब्रेक के साथ में लग गया, स्लो डाउन हो गया। रुकी नहीं तो भी चलो, ब्रेक लग गए तो स्लो डाउन हो गई। तो जब वो स्लो डाउन हो गई तो क्या हो गया, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल स्टिल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, ये अभी भी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, लोअर पार्ट की स्पीड कम हो गई है। तो फिर इनको इस चीज़ का फिर से सहारा लेना पड़ेगा कि वो आगे ना गिर जाएं, नहीं तो चोट लग सकती है। प्रैक्टिकल बात है, हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी कि हमको टक्कर लगती है। तो बस इन मोशन, ब्रेक्स आर अप्लाइड। हाँ, बस इन मोशन, द अपर पार्ट इज मोशन, ब्रेक्स आर अप्लाइड, द अपर पार्ट इज स्टिल इन मोशन, लोअर पार्ट इज actually stopped there with the brakes, but the upper part is still moving, showing the inertia of motion. Seat belts are used in cars for what? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। हाँ, उसके बारे में अभी प्रैक्टिकल एक वीडियो से देखेंगे। तो ये जो बात है ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि समझो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि जैसे हम चल रहे हैं अभी इसमें कार में, अगर आप किसी कार में अंदर आप हैं और ये इस तरह से मूव करता है, तो जब ये तेज़ी से मूव करती है, शार्प टर्न्स पे मूव करती है, तो हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमारी बॉडी शो करती है। आपका एक्सपीरियंस होगा कि ये मुड़ी आप इधर गए, ये मुड़ी आप उधर गए, आपको फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाइक दिस। हाँ, एक फोर्स लग रहा है जो कि कार चल रही है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कार। हाँ, सर्कुलर पाथ पे अगर कार चलेगी, हाँ, तो इस कार पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। हाँ, हमारी बॉडी इस फोर्स के डायरेक्शन में ही पुश होगी। Important is कि initially this car was moving in this direction, है कि नहीं? ये अचानक मुड़ गया। हाँ, कार तो मुड़ गई, कार के अंदर जो पैसेंजर बैठा है वो भी कार के साथ में मुड़ गया, लेकिन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन ऑल थ्रू। हाँ, in the direction in which it was previously moving with the car. This was the previous direction of motion of the car. कार पहले इस डायरेक्शन में चल रही थी, पैसेंजर भी इसी डायरेक्शन में चल रहा था। अभी कार को क्या हो गया, कार अचानक मुड़ गई। पैसेंजर विल टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, और अगर उस कार का आपने ऐसे समय पे दरवाज़ा खोल दिया तो बंदा बाहर निकल के गिर जाएगा। बोलो प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? हाँ, ये तो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने ये तो महसूस किया है। हम कभी ना कभी किसी ना किसी व्हीकल पे बैठे होंगे, हमें पता है कि जब किसी सडन शार्प टर्न पे व्हीकल मूव करता है, टर्न करता है, तो हमको उस जिस डायरेक्शन में उसने टर्न किया उसके अदर डायरेक्शन की तरफ हमारी बॉडी को फोर्स महसूस होता है। दिस इज़ व्हाट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आर। और देखते हैं, हाँ, सीट बेल्ट की बात हम कर रहे थे कि कार चल रही है और सडन ब्रेक्स अप्लाई करने पड़े तो जो पैसेंजर हैं उनकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन शो करती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ, the upper parts of their body which are not in that close contact with the car
will keep on moving with the same velocity with which the car was moving prior to application of brakes. Car was moving with 60 km per hour, 90 km per hour. सामने कोई आ गया, sudden brakes are applied, so the lower part of the body, this part of the body which was in direct contact with the seat, even this part of the body which was in direct contact with the seat, maybe because of the seat belt, हाँ ये पार्ट फिर भी रुक जाएगा एक बार अगर सीट बेल्ट नहीं होगी. इफ देर इज नो सीट बेल्ट देन दिस पार्ट विल मूव along with the car, because the car is moving at 60 km per hour, the body is also moving with the 60 km per hour. When brakes are applied suddenly, the lower part of the body which is actually in direct contact with the seat will stop with the brakes, but the upper part will keep on moving with the same velocity as the car was moving prior to application of brakes. तो इसको क्या बोलते हैं? Inertia of motion. The upper part of the body which was not in direct contact with the car was showing inertia of motion. तो एक्सीडेंट्स में चोट लग सकती है अगर सीट बेल्ट अप्लाई नहीं करेंगे. तो अगर सीट बेल्ट नहीं है तो हम कार के डैशबोर्ड पे उसके विंड स्क्रीन पे टकरा जाएंगे और हमको बहुत ज़ोर से चोट लग सकती है. हाँ, इट कैन बी डेंजरसली फैटल. हाँ, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन आप सब समझते हो, सबका एक्सपीरियंस किया हुआ एग्जाम्पल है ये. और एग्जाम्पल देखो, ये एयर बलून खुल जाता है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट. वही वाली बात है कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के. अब ये देखिए क्रैश टेस्ट होता है तो क्या हो रहा है? एवरीथिंग इज मूविंग दैट वे. हाँ, क्रैश टेस्ट होता है जब कार का, तो इस तरह से एक डमी आगे की तरफ चली जाती है. ट्रेडमिल पे चलते चलते ट्रेडमिल अचानक रुक जाएगी तो हम गिर जाएंगे, बिकॉज अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज शोइंग द इनर्शिया ऑफ मोशन. सॉस एक बॉटल में थिक होता है, बहुत विस्कस होता है, इजीली नहीं निकलता. ये क्या कर रहे हैं? ये टक 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 झटका लगा रहे हैं. हाँ, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, इस बात को समझो कि जो सॉस की बॉटल है उसको किसी पर्टिकुलर मोशन पे लाया जा रहा है पहले, और उस मोशन पे लाके उसे रोक दिया जा रहा है. यहाँ पे बॉटल रुक जाती है, बट द सॉस फिल्ड इनसाइड इज शोइंग इनर्शिया ऑफ मोशन. इट कम आउट विद अ थ्रस्ट, झटके से बाहर आता है. हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन शो कर रहा है, बाहर निकल आता है, बॉटल रुक जाती है. तो दिस इज द वे हाउ अ thick sauce filled inside a bottle can be taken out with the help of inertia of motion. The sauce is showing inertia of motion in this case. हाँ, अच्छा एग्जाम्पल है. ये कॉइन वाली बात अभी हमने बॉल के साथ देखी थी. ये आप अपने घर में ये खेल कर सकते हो, अभी कर लो. एक ग्लास ले लो, इस तरह का एक कार्डबोर्ड ले लो, ऊपर कॉइन रख लो. इतने सारे कॉइन रखने की भी ज़रूरत नहीं है, 5 रुपये का एक कॉइन रख लो और टक करके शॉट मारो. हाँ, ऐसा शॉट मारो कि पेपर निकल जाए. हाँ, और कॉइन उसी के अंदर गिर जाए. द कॉइन इज शोइंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट. बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. हाँ, आप देखो कि जो चलती हुई बस से अगर कोई उतर जाता है, चलती हुई बस से उतरना नहीं चाहिए, चलती हुई ट्रेन से उतरना नहीं चाहिए. लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े से शाहरुख खान टाइप लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि शाहरुख खान, मतलब मैं किसी शाहरुख खान की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन है ना, लेकिन ऐसे ही बोल दिया मैंने. तो कोई भी बंदा जो हीरोगिरी कर रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं ऐसा उतरूँगा चलती ट्रेन से तो कुछ लोग देखेंगे मुझको, मैं बड़ा अच्छा लगूँगा, मेरे बाल उड़ते हुए है ना, मैं बड़ा स्मार्ट लगूँगा. तो ऐसा करते करते लोग कई बार क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक फिज़िक्स भूल जाते हैं. वो ये भूल जाते हैं कि अगर चलती हुई ट्रेन से उतरेंगे तो उनको ध्यान रखनी चाहिए 2-3 बात कि एक तो उन्हें, पहली बात तो उन्हें उतरना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनको लगा कि मैं तो हीरोगिरी दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा तो उनको दौड़ते हुए उतरना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि उतरे और खट से खड़े हो गए. अगर वो उतरते ही खड़े हो जाएंगे तो लोअर पार्ट ऑफ देयर बॉडी विल इमीडिएटली स्टॉप, बट द अपर बॉडी विल स्टिल बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी विद विच द ट्रेन वाज मूविंग, जब वो उस पे से कूदे.
हाँ, तो क्या होगा कि उनका अपर पार्ट ऑफ बॉडी जाएगा आगे, पैर उन्होंने वहीं पे जमा दिए हैं, वो मुंह के बल नीचे गिर जाएंगे। हाँ, और अगर कोई उल्टा उतर गया तब तो वो 100% गिरेगा, क्योंकि सीधा उतरते समय तो हमारा फिर भी बैलेंस बन जाता है, उल्टा उतरते समय हम लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं। उल्टा उतरना हमको नहीं, उल्टा चलते चलते बैलेंस करना शायद ही बहुत लोगों को आता है। तो खैर आपको तो ये करना ही नहीं है, लेकिन अगर कोई करे तो ये ध्यान रखे कि उतरते समय क्या ध्यान रखना है। कभी भी रुक मत जाओ, दौड़ते दौड़ते उतरो। हाँ, अगर चलती बस से, चलती ट्रेन से कभी उतरना पड़ जा रहा है इमरजेंसी में, तो योर फुट शुड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज मूविंग। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कभी उतरने की कोशिश करना ही मत, क्योंकि अगर हम उल्टे चलते हैं, उतरते हैं चलती हुई ट्रेन से रिवर्स डायरेक्शन में, तो हमारे पैर रुक जाएंगे, अपर पोर्शन मूव करेगा शोइंग इनर्शिया ऑफ मोशन, और फिर हम गिर जाएंगे। हाँ, तो ये एग्जांपल्स हम जो ले रहे हैं ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनर्शिया के एग्जांपल, ये जो वीडियोस आपने देखे ये कई तरह के इनर्शिया के एग्जांपल्स हैं। हम देख सकते हैं कि हमारी बुक में भी आपको यही सब बातें दिखेंगी, है ना। ये जो एक्टिविटीज़ और ये जो एग्जांपल्स हैं इनको आप थोड़ा सा नज़र से निकाल लो। हाँ, इसकी रीडिंग आपको प्रॉपरली, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें से कुछ एक एग्जांपल्स जो हैं वो इसमें हैं, कुछ एग्जांपल इसमें नहीं भी होंगे। जैसे अब हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कई एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल होता है कि आपने समझो बारिश हुई है, बारिश हुई है तो जो लीव्स हैं ट्री की, उनके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए, आपने उसको धक्का दिया तो वो ट्री जो है वो तो मूव कर गया, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट शो कर रहे हैं तो वो गिर गए वहाँ खड़े हुए लोगों के बीच में। कई बच्चे होते हैं ना, बदमाशी करके भाग जाते हैं, बारिश के बाद में पेड़ हिला के भाग जाते हैं, नीचे खड़े हुए लोग भीग जाते हैं, है ना। आप भी करते हो ऐसा? हाँ, आप ऐसा करोगे तो भागने की प्रैक्टिस अच्छी रखना, नहीं तो लोग पीटेंगे पकड़ के। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो है, ये तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है, हम लोग ऐसा करते थे इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेकिन ऐसा भी होता है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो ये कि एक ट्री है जिसको आपने विग्रसली शेक कर दिया। ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन में एग्जाम्पल आएगा कि अपॉन विग्रसली शेकिंग अ ट्री वी सी दैट सम ऑफ द लीव्स आर फॉलन फ्रॉम इट। तो लीव्स क्यों टूट के गिर गई? क्योंकि लीव्स जो है नॉर्मली वो लीव्स टूट के गिरती हैं जो कि गिरने वाली थी, अदरवाइज भी हवा चलेगी तो भी गिर जाएंगी, क्योंकि वो लूजली कनेक्टेड है विद द ट्री, है ना। कई लीव्स जो होती हैं अपना उनका टाइम पूरा हो चुका होता है, वो विल्टिंग प्रोसेस में है, अब वो गिर जाएंगी। तो उस विल्टिंग प्रोसेस वाली जो लीव्स होती हैं उनको आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो भी गिर जाएंगी, आप उसको टच करोगे तो भी वो गिर जाएंगी। तो आप लीव को टच नहीं कर रहे हो, लेकिन इन दिस केस आप उस ट्री को शेक कर रहे हो। एंड व्हेन यू शेक द ट्री, तो वो लीव्स जो होती हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट शो करती हैं, अपनी जगह पे रहना चाहती हैं, और लीफ जो ट्री जो होता है वो आगे मूव कर जाता है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स। तो इस वजह से लीफ जो होती हैं, क्योंकि वो वीकली अटैच टू द ट्री होती हैं, वो टूट के गिर जाती हैं। अच्छा, ऐसा ही एक एग्जाम्पल और मैं आपको, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है तीनों तरह के इनर्शिया का, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समझो एक देयर इज अ पर्सन, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई ट्रेन में खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक बॉल है। हाँ, नाउ द ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो इस तरह से बॉल को उछालता है और वापस कैच करता है, बॉल उसके हाथ में ही आएगी। हाँ, क्यों बॉल उसके हाथ में आएगी? क्योंकि जब उसने उसको छोड़ा था, उसके हाथ से वो जब डिटैच हुई थी, उस समय जो बॉडी की वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी बॉल की थी। बॉल हवा में गई तो हवा में जाकर के वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स आएगी, लेकिन हवा में रहते हुए भी ट्रेन की ही स्पीड से वो आगे चलेगी, क्योंकि अभी वो ट्रेन से जुड़े हुए एक ऑब्जेक्ट यानी हमारी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। तो उसकी वेलोसिटी बिफोर हमने उसको उछाला, उसके पहले उसकी वेलोसिटी वो वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ट्रेन की थी। तो अगर ट्रेन
100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो बॉल भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और उछालने पर भी हवा में जब वो है तब भी वो हॉरिजॉन्टली 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसलिए उस बंदे के हाथ में ही आएगी, क्योंकि वो बंदा भी ट्रेन के कांटेक्ट में है और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो द ट्रेन, द पर्सन विच इज स्टैंडिंग इनसाइड द ट्रेन एंड द बॉल जिसको उसने उछाला है, वापस कैच किया है, तीनों की वेलोसिटी सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो फिर वो तीनों, वो बॉल जो है उसके हाथ में गिरेगी। अब एक सिचुएशन लेते हैं कि वो जो जैसे उसने उसे उछाला, इधर तो उसने उछाला और ट्रेन ने थोड़े से ब्रेक लगाए और ट्रेन की स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो द बॉल जो कि हवा में उछलने से पहले 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उछलने के बाद भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, हाँ। और ट्रेन में लेकिन उछालने के बाद ब्रेक लगने की वजह से अब उस पर्सन जो कि उस प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा हुआ है, ट्रेन के फ्लोर पे ही खड़ा हुआ है, उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो क्या सिचुएशन हो गई? द बॉल इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद 100 किलोमीटर पर आवर एंड द पर्सन इज मूविंग विद 90 किलोमीटर पर आवर। तो बॉल उसके आगे गिरेगी, बॉल उसके पहले थोड़ा आगे पहुंच जाएगी। अगर ये ट्रेन ब्रेक लगाने के बजाय स्पीड बढ़ा दे, जैसे ही आपने बॉल उछली ट्रेन ने स्पीड बढ़ा दी और 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, तो बॉल तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगी। द पर्सन इज मूविंग विद 110 किलोमीटर पर आवर बिकॉज ही इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ट्रेन, ट्रेन के साथ में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। सो द बॉल विल ड्रॉप बिहाइंड द पर्सन, वो उसके पीछे गिर जाएगी। ये सिचुएशन आप समझो, हाँ। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे तब तक वो जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलते रहता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल्स इसी तरह से हमने देखे। अगर यही कैच वाली पोजीशन में ऐसा हो कि वो इसको उछाले बॉल को हवा में और ट्रेन जो है वो स्लाइटली लेफ्टवर्ड्स मुड़ जाए, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मुड़ जाए, तो द बॉल जो कि उछल चुकी है उसके बाद ट्रेन एकदम से मुड़ गई है लेफ्ट के डायरेक्शन में, वो अभी भी उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जिसमें वो पहले चल रही थी। तो इसलिए हम तो मुड़ गए ट्रेन के साथ साथ और बॉल वहीं गिरेगी, यानी बॉल हमारे राइट में गिरेगी। ये सब सीखने की बातें हैं। अगर ट्रेन राइट वर्ड्स मुड़ जाए तो हम भी ट्रेन के साथ में मुड़ जाएंगे, लेकिन बॉल वहीं गिरेगी जहां उछली थी, यानी उसी जगह। उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वो वही है जो कि पहले था। द बॉल शोज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो जब आप ये सारा पढ़ोगे तो एक रीडिंग आप इसकी भी लगा लेना। मैं आपको ये रीड कर देता हूँ आपके लिए, आप लेकिन अपने आप भी पढ़ देना। गैलीलियो के बारे में कुछ बातें हैं जो कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाती हैं। इसमें से कुछ जो आ जाती हैं वो मैं यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। Galileo Galilei was born on 15 Feb 1564 in Pisa, Italy. Galileo, right from his childhood, had interest in mathematics and natural philosophy, but his father, Vincenzo Galilei, wanted him to become a medical doctor. Accordingly, Galileo enrolled himself for a medical degree at the University of Pisa in 1581, which he never completed because of his real interest in mathematics. In 1586, he wrote his first scientific book, The Little Balance. हाँ, Little Balance को इटालियन में क्या बोल रहे हैं? La Balancita. तो La Balancita पूछा जाता है कि who is the author of the book La Balancita? हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये गैलीलियो की बात हो रही है। In which he described Archimedes' method of finding the relative densities. Archimedes principle हमको पढ़ना ही है इसी बुक में, इसी चैप्टर मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर में स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में भी हम सीखेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में आर्किमिडीज ने जो बताया था वो ला बैलेंसिटा में गैलीलियो ने डिस्क्राइब किया। In 1589, in his series of essays De Motu, he presented his theories about falling objects using an inclined plane to slow down the rate of descent.
हाँ, इंक्लाइंड प्लेन्स के बारे में, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा मैंने जैसा पहले जिक्र किया था कि वो पीसा टावर के ऊपर से अलग अलग मास की चीज़ों को गिरा करके ये शो करता था कि देखो ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक बराबर टाइम पे नीचे गिरते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। इसके बारे में डिटेल में हम ग्रेविटेशन चैप्टर में सीखेंगे। तो in 1592 he was appointed professor of mathematics at the University of Padua in the Republic of Venice. Here he continued his observations on the theory of motion and through his study of inclined planes and the pendulum formulated the correct law of uniformly accelerated objects, that the distance the object moves is proportional to the square of time taken. Galileo was also a remarkable craftsman. He developed a series of telescopes. Galileo के telescopes बहुत popular हैं, जिनसे वो बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कवर किया उन्होंने। Whose optical performance was much better than that of other telescopes available during those days. Around 1640 he designed the first pendulum clock. हाँ, first pendulum clock भी गैलीलियो ने डिजाइन किया था। In his book Starry Messenger on his astronomical discoveries, Galileo claimed to have seen mountains on the moon. उन्होंने कहा मून के ऊपर माउंटेन्स होते हैं। The Milky Way made up of tiny stars, ये बात भी गैलीलियो ने बताई थी। And 4 small bodies orbiting Jupiter, यानी जुपिटर के जो मून्स, अब तो हमें पता है बहुत सारे मून्स हैं, लेकिन 4 मून्स उन्होंने बताए थे जुपिटर के। In his books Discourse of Floating Bodies एंड फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में आर्किमिडीज ने बताया था एक्चुअली। लेटर्स ऑन द सनस्पॉट्स, ही डिस्क्लोज्ड हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ सनस्पॉट्स, की सन के ऊपर कुछ स्पॉट्स होते हैं। यूजिंग हिज ओन टेलीस्कोप्स एंड थ्रू हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन सैटर्न एंड वीनस, गैलीलियो आर्ग्यूड दैट ऑल द प्लैनेट्स मस्ट ऑर्बिट द सन, नॉट द अर्थ। द प्लैनेट्स मस्ट ऑर्बिट द, पहले ये माना जाता था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इट वॉज गैलीलियो हु टोल्ड दिस कि ऑल द ऑर्बिट्स इंक्लूडिंग अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कॉन्ट्रारी टू व्हाट वाज बिलीव्ड एट दैट टाइम। तो गैलीलियो ने बहुत सारी पाथ ब्रेकिंग थ्योरीज उस टाइम पर दी जब लोग बहुत कम जानते थे साइंस के बारे में। तो ये बातें अब हमारी हो गई। अब कल जब हम क्लास शुरू करेंगे, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैसे हमारा कंप्लीट हो गया। कल की क्लास जब होगी तो उसमें हम इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप ये इंटेक्स क्वेश्चन अपने आप देखो कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है 118 पेज नंबर पे। और फिर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको बता रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स फॉर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए भी चाहिए, रोकने के लिए भी चाहिए, स्पीड बढ़ाने के लिए भी चाहिए, स्पीड कम करने के लिए भी चाहिए, और मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदलने के लिए भी चाहिए। तो उसका सिग्निफिकेंस हमको फर्स्ट लॉ से पता चलता है, फोर्स का, हाँ, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का। अब सेकेंड लॉ हमको बताएगा कि हाउ टू मेजर, कैसे कैलकुलेट करें कि कितना फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर हमको उसका एक्सेलरेशन और मास पता है। एक नया कंसेप्ट अबाउट द मोमेंटम पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ तक का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक का काम कंप्लीट हो गया। कल की क्लास इंटेक्स क्वेश्चन से शुरू करके सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर और उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस पर खत्म होगी। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लें। बिफोर सेकंड लॉ ऑफ मोशन शुरू होने से पहले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में सब आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बाकी बातें करते हैं कल। थैंक यू।